हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये हमारा मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन हमने करा था प्लानिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, तो वो प्लानिंग है, दैट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने लोग हैं, जितना मटेरियल है, उन सबको अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है, उनकी अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है टास्क को, लोगों को, रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, टास्क, हमने क्या काम करना है, लोग कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से लोग होंगे, मेरा मैनेजर कौन होगा, ये सब चीजों को अरेंज करना है। इट हेल्प इन डिवाइडिंग द वर्क, जितना काम है वो लोगों में डिवाइड करना है। हमने डिवीजन ऑफ वर्क करा था, हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है। सो वर्क को डिवाइड करना, जितना काम है वो एक बंदा नहीं करेगा, वो सारे लोग मिलजुल के करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड द वर्क। और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है, किसको? एम्प्लॉयज को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है हमारी? हमने किसी को काम दिया है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करना। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करती है कि दैट एवरीवन नोज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। ऑर्गेनाइजिंग का ये मतलब है कि हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, और कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल टू हुम, कौन किसको आंसरेबल है, कौन सा सबॉर्डिनेट है, कौन सा सुपीरियर है, और जो सबॉर्डिनेट है वो कौन से सुपीरियर को आंसरेबल है। हमने ये भी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमारा एक ही मैनेजर होगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में। ठीक है, एक मैनेजर होगा। सो जो सबॉर्डिनेट है उसको पता होना चाहिए कि हु इज माय सुपीरियर और मैं किसको आंसरेबल हूँ, और मुझे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे मुझे कितना काम मिला है करने के लिए, और आई हैव टू डू दैट वर्क। ये क्लियर करता है, क्लियर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी हायरार्की है उसको क्लैरिफाई करता है। अब इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, लुइस ए एलियन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी द परफॉर्म। जो काम हमने करना है हम उसको ग्रुप कर देते हैं, दैट मीन्स लोगों में डिवाइड कर देते हैं कि ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है। ठीक है, तो ये सारा काम हम डिवाइड कर देते हैं लोगों में, क्योंकि सारे हर कोई बंदा जो है वो अपने हिस्से का काम कर सकता है, एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता। हमारे स्कूल में भी ऑर्गेनाइजिंग होती है। ठीक है, सारे लोग, जो हमारी जो एक एचओडी होती है उसका अपना रूम होता है, वो वहां पे होती है, उसको अपने काम मिल रहा होता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो हमारी क्लास टीचर है वो किसी जो हमें सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो अपनी क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो हर एक पर्सन को काम दिया जाता है ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से करे, और वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको आंसरेबल है अगर वो काम सही से ना हुआ तो। ठीक है, अब अगला है, इट इंक्लूड्स द डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कि हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और किसको कितनी अथॉरिटी मिल रही है। एचओडी के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है एज कम्पेयर टू क्लास टीचर। ठीक है, तो ये उसकी अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू हर पोजिशन। इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप अमंग द पीपल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि किस पर्सन ने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सिंपल वर्ड, ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल ये वर्क है, क्रिएटिंग अ वर्किंग सिस्टम। एक काम है, उसका सिस्टम क्रिएट करना कि कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सब चीजों को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एक रिसोर्सेस को, लोगों को, सब चीजों को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, अरेंजमेंट करनी है हर एक चीज की। ऑल राइट, अब ये हमारी डेफिनेशन थी, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी कोट करी है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है डिसाइडिंग हु विल डू विच वर्क, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, बस सिंपल भाषा में इसको ये कहते हैं, कौन सा बंदा है क्या काम करेगा, ये इसका मतलब है। अरेंजिंग द जॉब रिसोर्सेज प्रॉपरली, हम इसमें लोगों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कि हमने हायर करना है लोगों को, वो सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट है, वो अलग पार्ट है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा पर्सन कौन से काम में फिट रहेगा। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, सिर्फ हम एक
पहले तो हमने ब्लूप्रिंट बनाया ना, अब हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने डिपार्टमेंट बनेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें एक किंडरगार्टन वाला विंग होता है, फिर प्राइमरी विंग होता है, फिर सीनियर होता है, फिर सीनियर सेकेंडरी होता है। बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसमें प्राइमरी और एक सीनियर और सीनियर सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली है कि आपका स्कूल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हमने उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करनी है, हमने उसी को अकॉर्डिंगली लोगों को अरेंज करना है, अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना है। तो वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, बट अरेंजमेंट हर कोई करता है। ऑल राइट। सो ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, वो सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड रहे, एक दूसरे के साथ उनका जो लेवल है कम्युनिकेशन का, कोऑर्डिनेशन का, वो बना रहे। इट हेल्प इन स्मूथिंग फंक्शन ऑफ द बिजनेस, और जो हमारा बिजनेस है वो आराम से चलता रहे, कोई भी उसमें हर्डल्स वगैरह ना आए। फीचर्स क्या है? पहला, डिविजन ऑफ वर्क, हमने काम को डिवाइड करना है छोटे छोटे टास्क में, लोगों को देना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। जैसा पर्सन है उसको वैसा काम को दो, जिसमें वो स्पेसिफाइड है, जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि जो पर्सन जो काम में अच्छा है हम उसको वो काम देंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो काम आराम से कर पाएगा। अगर कोई मैथ्स की टीचर है, शी इज मास्टर इन मैथ्स, हम उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो इजीली मैथ्स पढ़ा सकती है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी उसमें है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसको आप ग्रुप कर दो एक साथ ही। ठीक है, जैसे मार्केटिंग की जो सारी एक्टिविटीज है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे दो, जो फाइनेंस की सारी एक्टिविटीज है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में चले जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी, लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दो। एम्प्लॉयज को बताओ तुमने ये काम करना है, तुम्हारा ये काम है। मैनेजर को बताओ कि तेरे अंदर इतने एम्प्लॉयज आते हैं, तूने इन लोगों को देखना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबका काम हुआ होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द मतलब अपनी जो ड्यूटीज है हमने उसको असाइन करना है लोगों को। Establishing the authority and responsibility, clear authority is given। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसको अथॉरिटी दे रहा है पता होना चाहिए कि किस पर्सन की क्या पोजीशन है, किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है। सो अथॉरिटी शुड बी क्लेरिफाइड। ऑर्डर, अथॉरिटी को ऐसे सोचो कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है। सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा। ठीक है, जो सुपीरियर है, मैनेजर है, वो ऑर्डर देगा, किसको देगा? सबऑर्डिनेट को देगा। सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है जो काम उसको सुपीरियर ने दिया है। ठीक है, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो जो सबऑर्डिनेट है वो आंसरेबल है किसके लिए? अब जो उसने काम करा है नहीं करा है, किसको आंसरेबल है? सुपीरियर को आंसरेबल है। ठीक है, कुछ और करेक्टरिस्टिक्स है। कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि लॉस बहुत हो रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या कोऑर्डिनेशन में रहने चाहिए, आपस में उनको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस है। सो एवरी वन शुड बी कोऑर्डिनेटेड, इनमें लड़ाई झगड़ा झगड़ा कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजिंग है वन टाइम नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सारे फंक्शंस जितने भी है ये सारे कॉन्टिन्यूस ही हैं। मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग के बाद आता है स्टाफ, पहले प्लानिंग आता है फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग आता है। गोल ओरिएंटिंग, अब जो ऑर्गेनाइजिंग है ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। हम अपने सारे रिसोर्सेज को क्यों अरेंज कर रहे हैं, लोगों को क्यों काम असाइन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मेन गोल है बिजनेस का वो अचीव हो सके। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजिंग की, क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के। अवॉइड द कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हमने उसमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि हम इसमें अपने काम को असाइन कर देते हैं लोगों को। जब हम काम असाइन करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहती, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। मुझे पता है मैंने इस पर्सन को ये काम दिया तो मैं किसी और को वो काम नहीं दूंगी। और उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होती, उस पर्सन को कंफ्यूजन नहीं हो रही कि मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है, सबको अपना अपना काम पता है। हम एक बैंक में जाते हैं, कैशियर को पता है कि यार मैंने सारा कैश संभालना है। तो हर एक पर्सन को अपनी अपनी ड्यूटीज पता होती है। इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है हमारे वेस्ट नहीं होंगे। अगर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। उसमें टाइम आ सकता है, मनी आ सकता है, रॉ मटेरियल आ सकता है, सब कुछ आ सकता है रिसोर्सेज में। क्रिएट द क्लियर चेन ऑफ कमांड, हमने स्केलर चेन पढ़ा था
ठीक है, तो वही रहता है कि चेन ऑफ कमांड रहती है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात नहीं करेगा। टॉप लेवल मिडिल से बात करेगा, मिडिल लेवल जो है वो लो लेवल से बात करेगा। तो वो सारी एक चेन बनी होती है, तो वो स्पेसिफाई हो जाती है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन को एस्टेब्लिश कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करती है। ठीक है। प्रमोट्स द स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये कैसे होता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क होता है। डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो पर्सन को पता लगता है कि यार मुझे ये काम मिला अकॉर्डिंग टू माय स्पेशलाइजेशन, तो मुझे ये काम करना है एंड आई एम एफिशिएंट इन दैट। वो उस पर्सन उस चीज में मास्टर होता है। मैथ्स की टीचर है, उसको मैथ्स का कोई भी सम दे दो वो सॉल्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो मास्टर है उस चीज में, उसकी एफिशिएंसी है उस चीज में। ठीक है। हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होगा अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। देखो, अगर हम अपनी चीजों को अरेंज करके चलते हैं, ठीक है, जो हमारे स्कूल में भी अरेंजमेंट होती है, तो हमारा स्कूल ग्रो होता है। हमारे स्कूल में और बच्चे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा स्कूल जो है वो उसकी जो स्टेटस है वो बनता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन कैसे होता है? क्योंकि सारी चीजें अरेंज्ड है, रिसोर्सेज अरेंज है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही रिसोर्सेज की। जो लोग हैं वो उनको पता है उनको क्या काम करना है, कंफ्लिक्ट नहीं है। तो बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि एफिशिएंसी है बिजनेस में, इफेक्टिवनेस है बिजनेस में। ठीक है। इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स, अगर ऑर्गेनाइजिंग है, लोगों को पता है कि क्या काम किसने करना है। प्रोडक्शन वाले के पास रॉ मटेरियल का सारा डिटेल है, फाइनेंस वाले के पास सारा फाइनेंस का सामान है, सारा फाइनेंस के रिलेटेड उसको सारे बिल्स वगैरह हैं उसके पास। ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है वो अपने फंड्स को आराम से ले सकता है, फाइनेंस वाले के साथ डिस्कस कर सकता है। तो सारे जब डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो इनके आपस में अच्छी बनती है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। अगर किसी के डिपार्टमेंट की किसी के साथ कन्फ्लिक्ट आएगा तो सारा का सारा लॉस बिजनेस को होगा, डिपार्टमेंट का कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली काम डिवाइड करते हैं, एक्टिविटीज को हमने ग्रुप किया होता है कि ये वाला सारा काम जो है इस डिपार्टमेंट का, ये वाला सारा काम इस डिपार्टमेंट का है। तो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है। फैसिलिटेट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहती है बिकॉज यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, एफिशिएंसी है। तो इसके सारे, जब हम इसके इंपॉर्टेंस फीचर्स देखते हैं तो देयर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होता है। तो पता लगता है कौन किसको कम्युनिकेट करेगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हम कम्युनिकेशन के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सारा कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है। सो अब प्रोसेस है। प्रोसेस हर एक फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कोई भी प्रोसेस का फंक्शन, कोई भी फंक्शन का प्रोसेस पूछ सकते हैं। सो प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से याद करके जाना है। ऑलराइट, सो ये जो स्टेप्स हैं दैट हेल्प इन अरेंजिंग द वर्क सिस्टमैटिकली, कि हमने काम को, लोगों को कैसे उनका जो स्टेप्स, मतलब उनको कैसे अरेंज करना है, काम को कैसे अरेंज करना है सिस्टमैटिकली तरीके से। ईच स्टेप इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले देखो काम है क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। और उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। ऑल राइट। वर्क इज आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली वर्क को आइडेंटिफाई करो। लार्ज टास्क, सारे काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो, टास्क में डिवाइड कर दो। और सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब लोगों में डिवाइड कर दो काम, ताकि किसी पर्सन पे किसी भी लेवल का बर्डन ना आ रहे, बहुत ज्यादा बर्डन आ रहे। अगर किसी पर्सन को सारा काम दे दोगे तो उसको उसको बहुत बर्डन आउट रहेगा कि यार सारा काम मुझे करना है। अगर सारा काम, जब आपको ग्रुप एक्टिविटी में कोई काम मिलता है तो आपके लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू जब आपको टीचर इंडिविजुअली टास्क देती है करने के लिए, कि आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती जितनी आपके ग्रुप प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी रहती है ना। सो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ वर्क। तो आपका स्पीड में काम करते हो क्योंकि आपको पता है आपको इतना ही काम करना है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इसमें है। तो आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज में स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना काम दिया आपको उतना ही काम करना है, आप उतने काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। ऑल। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट मींस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज को डिवाइड करना। जितनी भी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट की है उसको सबको एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दो।
ठीक है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, फाइनेंस का है, एचआर का है। इससे क्या होता है, हेल्प इन स्पेशलाइजेशन, पता लगता है कि प्रोडक्शन वालों की एक्टिविटीज क्या है। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने मास्टर करी हुई है अपने फाइनेंस में, अब उस पर्सन को फाइनेंस का काम सारा आता होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पर्सन की उस चीज में ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। और उस पर्सन की एफिशिएंसी भी फाइनेंस में। उसको मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उसको एचआर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, बहुत कम कम चीजें पता होंगी, लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं होगा वो फाइनेंस में। तो स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है ये। और इट मेक्स द सुपरविजन इजियर। इजीली पता लग जाता है, अगर मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना है, तो आराम से सुपरविजन इजी हो जाती है। असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, उसके बाद हमें ड्यूटीज को असाइन करना है। सबसे पहले हमने काम को आइडेंटिफाई किया था, लोगों में डिवाइड किया था, फिर हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, उसके अंदर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया था, जो जिसकी एक्टिविटीज उसमें डिवाइड कर दिया था। उसके बाद हमने ड्यूटीज, लोगों को काम असाइन करना है। लोग नहीं है, हम सिर्फ काम असाइन कर रहे हैं कि इस पर्सन को ये काम मिलेगा, इस पर्सन को ये काम मिलेगा। ड्यूटीज असाइन करते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को। हर एक एम्प्लॉय गेट्स द स्पेसिफिक जॉब रोल। ठीक है, हर एक पर्सन को उसका स्पेसिफिकली काम मिलता है। वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड द स्किल, जैसी तुम्हारी एबिलिटी, जैसी तुम्हारी स्किल। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत ही रेयर सा थोड़ा बहुत काम मिलता है, बहुत ज्यादा कोर काम नहीं मिलता। जिसपे जैसे कोई पर्सन है, उसने अभी भी मास्टर करी है, तो उसको पहले छोटे छोटे काम कराएंगे, बिल्कुल उसको सारा फाइनेंस ही दे देंगे संभालने के लिए कि तू पूरी कंपनी का फाइनेंस संभाल। क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली, उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली उसको काम मिलेगा। अगर किसी पर्सन ने एचआर में एमबीए कर रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली काम मिलेगा। जो अगर किसी पर्सन ने मतलब जैसे काम करेगा, अगर आपकी स्कूल की टीचर ने जो मैथ्स में मास्टर करी है, तो उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए मिलेगी। ये नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको पंजाबी नहीं आती, उसको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन शी इज मास्टर्ड इन मैथ्स, मैथ्स में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए उसको जो काम है, उसको जो पढ़ाना है, वो मैथ्स पढ़ानी है। इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ, तो ओवरलैपिंग नहीं होती यहाँ पे। हर स्कूल को पता होता है उसके पास कौन सी टीचर्स की जो सी है वो लैक ऑफ है, मतलब हमारे पास मैथ्स की टीचर की कमी है, हमारे पास इंग्लिश की टीचर की कमी है। सो ओवरलैपिंग नहीं होती, ये नहीं कि पांच छह टीचर इकट्ठी मैथ्स पढ़ाने आ जाती हैं। आपको पता है, आपको ये टीचर असाइन करिए तो यही मैथ्स पढ़ाने आएगी। सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट पे आप द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते, डेलीगेट मतलब नीचे वाले बंदे को दे देता है। सो इट मीन्स द राइट टू गिव द ऑर्डर। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, ऑर्डर देना। ठीक है। एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं काम करके आओ, ठीक है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास एक पोजीशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम करने के लिए, दैट इज ड्यूटी टू परफॉर्म वर्क। अब क्लास में भी आपको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है। कोई पर्सन जो सा होता है वो वो मॉनिटर होता है। किसी पर्सन को होता है कि उसको लाइन ड्यूटी मिली होती है, क्या जो लाइन में बच्चे जाएंगे। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे जा रहे हैं तो दे शुड बी इन द क्यू, ठीक है, लाइन में जाने चाहिए। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स उसको एक ड्यूटी मिली है कि उसका काम जो सा है वो सही से करना है। कई कई बच्चों की बैक चेकिंग ड्यूटी होती है। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर वर्क, ठीक है। दोनों जो उनसे है वो शुड बी टुगेदर, दोनों एक साथ होने चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, अथॉरिटी बिल्कुल ना मिले, आपको कोई पावर नहीं है कुछ काम करने की, लेकिन आपको जो काम मिला है आपको सिर्फ वही काम करना है, सो क्या होगा, काम में बहुत डिलेज आएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत सारी अथॉरिटी मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं मिली है, देर इज नथिंग टू परफॉर्म, कोई वर्क नहीं करना है, लेकिन आपको ऑर्डर्स बहुत देने की अथॉरिटी है, तो क्या होगा, आप उसको नेगेटिवली यूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो दोनों जो सा है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में से एक भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। इट इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज आंसरेबल टू हुम, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। डेलीगेशन का मतलब है गिविंग अ पर्सन अथॉरिटी टू डू अ टास्क बट दे ओनली रिमेन अकाउंटेबल फॉर द कंप्लीशन। अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर ने, अगर प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि यार हमें प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको एक अथॉरिटी मिलेगी कि तू रॉ मटेरियल खरीद सकता है। उसके पास एक अथॉरिटी आ गई कि वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है। अब उसको उतनी ही अथॉरिटी मिलेगी जितना वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है। अब वो प्रोडक्शन करेगा, जितनी उसको प्रोडक्शन करने के लिए बोला है वो उतना रॉ मटेरियल खरीदेगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता। अब उसने रॉ मटेरियल खरीदा, अब उसको लेट सपोज अथॉरिटी ही नहीं मिली रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, है ना। तो उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो इक्वल मिलेगी। उसको रॉ मटेरियल खरीदने की अथॉरिटी मिली है तो वो आराम से खरीद सकता है, उसकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। ऑल राइट।
Next, we have the establishing the reporting relationship. दिस स्टेप डिफाइन हु रिपोर्ट टू whom इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर है उसको किसको रिपोर्ट करना है, जो मिडिल लेवल मैनेजर उसको टॉप लेवल को, ही इज आंसरेबल टू टॉप लेवल। जो लो लेवल है वो मिडिल लेवल को है। जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को है। तो कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किसको आंसरेबल है, तो वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है इसमें। इट क्रिएट्स अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, सो देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द सॉरी अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। आंसरेबल की कोई भी यहाँ पे वो नहीं रहती, कि कंफ्यूजन नहीं रहती। ऑलराइट, जैसे टीम मेंबर है वो अपने लीडर को अकाउंटेबल है, जो लीडर है वो मैनेजर को है, जो मैनेजर है वो डायरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉयज है, ठीक है। एम्प्लॉयज अपना जो सा है वो लो लेवल को आंसरेबल है, जो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं ना उसको आंसरेबल है। लो लेवल मिडिल लेवल को आंसरेबल है, ठीक है। और मिडिल लेवल टॉप लेवल को आंसरेबल है, ठीक है। ऐसे याद रखो। कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, अब सारे लोगों का जो काम है दैट शुड बी, सबके एफर्ट्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए टुवर्ड्स वन गोल। विच गोल? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबके अपने अपने गोल नहीं होने चाहिए। ऑल राइट, आफ्टर साइनिंग द ड्यूटीज एंड द अथॉरिटी, इट्स इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड द डिपार्टमेंट्स। अब हमने काम लोगों को डिवाइड कर दिया, आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने फाइनेंस का देखना है, आपने मार्केटिंग का देखना है, लेकिन हमने उनको काम जो दिया है एक ऑब्जेक्टिव सोच के दिया है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब सबके एफर्ट्स, सारे जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो फाइनेंस से काम कर रहे हैं, वो एचआर का कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन का कर रहे हैं, सारे जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ताकि सबकी जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो टुवर्ड्स वन गोल, उनके ऑर्गेनाइजेशन गोल की टुवर्ड्स ही कोऑर्डिनेटेड रहे, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज के और सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है एवरीवन वर्क टुगेदर, सारे एक साथ काम करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन सबके एफर्ट्स का क्यों होता है? ताकि लड़ाई ना हो, लड़ाई नहीं होंगी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। जब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तब कॉस्ट हमारी मिनिमाइज रहेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत मेन गोल होता है। ऑल राइट, सो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारे एक साथ काम करते हैं टू लॉन्च अ प्रोडक्ट सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा, वो निग्लेक्ट कर रहा है काम को, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारा सामान कैसे बनेगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब जो सेल्स वाला है वो काम नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं काम करूंगा, प्रोडक्शन वाला काम करे। अब सेल्स वाला काम नहीं कर रहा तो सेल कैसे होगी? हमारे जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कैसे होगा, उसकी सेल्स कैसे होगी? एडवर्टीजमेंट वाला काम नहीं करा तो अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है? तो सबको एक साथ काम करना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन का यही मतलब है कि सबको एक साथ काम करना चाहिए। इसमें से कोई डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि यार मैं नहीं काम कर रहा हूँ तू काम कर ले, ठीक है। और सबको अपना अपना काम दिया गया तो कोई किस पे ये नहीं कह सकता कि तेरी गलती है तेरी गलती है। सबको अपना अपना काम दिया गया है एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, आई होप यू गेट इट। इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गेट द प्रोसेस। अगर कोई भी इसमें क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो कंक्लूजन यही कहते हैं कि की फंक्शन है मैनेजमेंट का, कोई भी आप फंक्शन ले लो मैनेजमेंट का, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो हर एक प्रोसेस, हर एक फंक्शन में आएंगे। जैसे की फंक्शन है, सारे की फंक्शन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग, कोई भी मैं मैनेजमेंट के फंक्शन को बीच में से खत्म कर दूं तो स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग नहीं होगी। सारे जो फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, सारी अरेंजमेंट हो रही है, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल आराम से अचीव हो जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कंट्रोल करता है मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज की अरेंजमेंट है, यहाँ पे लोगों की अरेंजमेंट है, काम की अरेंजमेंट है, टास्क लोगों में डिवाइड कर दिए गए। जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए लोगों को काम डिवाइड कर दिया गया, लोगों को बताया गया कि तुमने ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये तुम्हारी डेडलाइन है और तुम इसको आंसरेबल हो। सब कुछ बता दिया, अब काम शुरू करना है। ऑलराइट, तो ये फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑलराइट, आई होप यू गेट दिस इजिएस्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। If you like the video, subscribe to my channel, share it out with your friends, and do tell me अगर आपको किसी भी चीज में query है और any chapter you want to understand next. And till then, thank you so much and take care and all the best for your exams.